हवाला कर दिया गया है। डीआईजी शौकत अब्बास का पंजाब से विफाक तबादला किया गया है और डीआईजी राय बाबर सईद का एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन तबादला किया गया है। डीआईजी हुमायूं बशीर तारड़ का पंजाब से एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन तबादला कर दिया गया। एसएसपी ज़ीशान असगर का पंजाब से एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन तबादला किया गया। एसएसपी अकबर नासिर खान का पंजाब से विफाक तबादला कर दिया गया। एसएसपी ज़ीशान असगर का पंजाब से एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन तबादला कर दिया गया है। कैसर खोकर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इन अहम तबादलों के हवाले से मजीद तफसीलात लेंगे। जी कैसर खोकर। जी, वफाकी हुकूमत ने पंजाब के मुतअद्दिद पुलिस अफसरान का पंजाब से वापस इस्लामाबाद तबादले का नोटिफिकेशन जारी किया है। इनमें डीआईजी बिलाल सिद्दीक मैना, डीआईजी शौकत अब्बास, डीआईजी हुमायूं बशीर तारड़, डीआईजी राय बाबर सईद और एसएसपी अकबर नासिर खान, एसएसपी ज़ीशान असगर, एसएसपी लियाकत अली मलक और इसके साथ मुतअद्दिद पुलिस अफसरान जो है इनका पंजाब से वापस इस्लामाबाद तबादला किया गया है। ये नोटिफिकेशन वफाकी हुकूमत ने जारी किया है और इस हवाले से फौरी तौर पर पंजाब हुकूमत को हुक्म दिया है कि इन पुलिस अफसरान को फौरी तौर पर चार्ज छोड़कर जो है इस्लामाबाद रिपोर्ट करने का हुक्म कहा गया है और इन हवाले से हुक्म दिया गया है कि फौरी तौर पर पंजाब से इनको रिलीफ भी किया जाए। जी ठीक है। कैसे खोकर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कैसे खोकर साहब, तो क्या वजह बताई जा रही है इन अफसरान के तबादलों की? क्या कोई प्रेशर है इन पर? इनकी जानिब से मौक़िफ़ क्या सामने आ रहा है? क्या इन तबादलों से वो क्या इजहार ख्याल कर रहे हैं इन पर? पंजाब पुलिस के मुतअद्दिद पुलिस अफसरान का पंजाब से वापस एस्टेब्लिशमेंट में तबादला हुआ है। इनमें डीआईजी हुमायूं बशीर तारड़, डीआईजी राय बाबर सईद, एसएसपी अकबर नासिर खान, एसएसपी लियाकत अली मलक, एसएसपी ज़ीशान असगर और डीआईजी जो है इसका पंजाब से वापस एस्टेब्लिशमेंट में तबादला हो गया और वफाकी हुकूमत ने इनको फौरी तौर पर पंजाब से चार्ज छोड़कर इस्लामाबाद पहुंचने का हुक्म दिया है और इस हवाले से ये नोटिफिकेशन जो है ये वफाकी हुकूमत ने जारी किया है और पंजाब हुकूमत की मुशावरत से जारी हुआ है और पंजाब हुकूमत साथ जो है इन पुलिस अफसरान को पंजाब से रिलीव कर देगी। ठीक है कैसर खोखर, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अली शाही ने भी इस वक्त हमें ज्वाइन किया है। अली शाही, 9 तबादले किए गए। पास में हमने देखा है कि मोस्टली ऐसा हुआ है जब इमरान खान साहब का कोई दौरा होता था या कोई इस तरह के सर्कमस्टांसिस पैदा होते थे तब तबादले होते थे, लेकिन इस दफ़ा खान साहब का भी दौरा नहीं हुआ लेकिन फिर भी अचानक से ये तबादले हुए हैं। क्या वजूहात सामने आ रही हैं? अली शाही से हम राब्ता करने की कोशिश करेंगे। आपको बताएं, पंजाब से 9 अफसरान को एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने का हुक्म जारी कर दिया गया है। एसएसपी अकबर नासिर खान का भी पंजाब से विफाक तबादला कर दिया गया है। अली शाही हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानेंगे। अली शाही बताइएगा, हमें सुन पा रहे हैं तो तबादले हुए हैं, वजह क्या सामने आई है अभी तक? इनमें से ज्यादातर अफसरान वो हैं जो साबिक आईजी पंजाब शुएब दस्तगीर के बड़े करीबी अफसर गर्दाने जाते थे। उनमें राय बाबर हैं, अकबर नासिर खान हैं और इसी तरह हुमायूं बशीर तारड़ हैं। यही वो अफसरान थे जिनमें से हुमायूं बशीर तारड़ की जानब से ये जो पीएसपी चैप्टर का इजलास बुलाया गया था तो वो बहुत ज़्यादा इसमें मुतहरक थे और इनका नाम भी जो था पिछले चंद रोज से एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन के लिए चल रहा था। चूँकि मौजूदा आईजी पंजाब ने अपनी तैनाती के बाद 6 डीआईजी की खिदमात जो थी वो वफाक से मांगी थी, जिस पर वफाक की जानब से कहा भी गया था कि पहले पंजाब से आप अफसरान को सरेंडर करें, उसके बाद नए जो डीआईजी हैं वो दिए जाएंगे। तो यही वो अफसरान हैं जिनके ज़्यादातर नाम सामने आ रहे थे कि ये चूँकि शुएब दस्तगीर के इंतहाई करीबी साथी भी थे और उनके दौर में ये की पोस्टिंग पर तैनात रहे थे, तो इसी वजह से इन अफसरान के तबादले किए गए हैं। अगर बात की जाए एसएसपी ज़ीशान असगर की और एसएसपी मलक लियाकत की, तो इसमें जो ज़्यादातर चीज़ सामने आ रही है वो सीसीपी लाहौर की शदीद मुखालफत थी इन दोनों अफसरान के साथ और ये दोनों अफसरान उनको हर मीटिंग में टफ टाइम देते थे, जिसकी वजह से जो बज़ाहिर चीज़ नज़र आ रही है उनका यहाँ से तबादला किया गया है। जबकि दीगर अफसरान की बात की जाए तो शौकत अख्तर अब्बास के बारे में एक डीआईजी ट्रैफिक जब वो तैनात थे तो उनका करप्शन का एक स्कैंडल सामने आया था जिसमें 3 करोड़ से जायद के फंड की खुर्द-बुर्द हुई थी, जिसमें इन पे एलिगेशन आ रहे थे। तो गवर्नमेंट पंजाब हुकूमत की जानब से इनको एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन में रिपोर्ट करने के लिए लिखा गया था और कार्रवाई के लिए कहा गया था। तो ये 7वें डीआईजी हैं जो इस वजह से पंजाब से
ट्रांसफर हुए हैं, जबकि दीगर 6 DIGs की जो ज्यादातर अफसरान हैं वो शुएब दस्तगीर के साथ ज्यादा इनकी कुर्बतदारी होने पे और ज्यादा हमदर्दी उनके साथ होने की वजह से इनको पंजाब से तब्दील किया गया है और इनको वफाक में भिजवाया गया है। तो अली शाही साहब, CCPO से कोई भी मुखालिफत करेगा उसे तब्दील कर दिया जाएगा, मतलब हर एक पर ही ये जो मुखालिफत है ये भारी पड़ रही है। साबिक IG पंजाब शुएब दस्तगीर के करीबी थे जैसा कि आपने बताया है ये लोग, तो कोई पूछने वाला नहीं रह गया, ये हो क्या रहा है? जी बिल्कुल, जिस तरह ये जो ही CCPO लाहौर तैनात हुए थे तो उसके बाद उन्होंने बरामला कई बार इजहार किया है कि वो अपनी मर्जी की टीम यहाँ पे लाएंगे, अपनी मर्जी का काम करेंगे। और जिस तरह नून लीग की जानब से बार बार कहा गया है कि CCPO लाहौर की तैनाती पर उनको एतराज़ात हैं, वो खुल्लम खुल्ला एक पार्टी बने हुए हैं और वो नून लीग को हर तरह से स्टॉप कर रहे हैं, हर तरह से खींच रहे हैं। जहाँ भी उनको मौका मिलता है तो नून लीग को आड़े हाथों से लेते हैं। जैसे कि आज जो है वो थाना शादरा में नून लीग के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हुआ है। तो ये तमाम चीजें वाजे कर रही हैं कि वो अपने एज ए जो PSP के रैंक के यानी जो DIG रैंक के अफसर हैं उसको तो एक साइड पे रख के वो बिल्कुल हुकूमती बयानिया पे अमल दरामद करते हुए नजर आ रहे हैं और इस चीज को साबित कर रहे हैं कि जिस तरह हुकूमत कहेगी, जिस तरह PTI गवर्नमेंट कहेगी उसी तरह CCPO लाहौर उस पर अमल दरामद करवाएंगे। तो जो चीजें सामने आ रही हैं कि चूंकि जो पहली मीटिंग हुई थी तो उसमें कैप्टन लियाकत की जानब से जब इन्होंने IG पंजाब के खिलाफ बातें की थी तो कैप्टन लियाकत की जानब से इनको रोका गया था। फिर ज़ीशान असगर की जानब से इनको हमेशा ही हर मीटिंग में सख्त मुज़ाहमत का सामना रहा है। तो इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए जो है ये बात सामने आ रही है कि इनको दोनों अफसरान को पंजाब से जो वफाक में तबादला करवाया गया है। अगर DIGs की बात की जाए तो इनमें से ज्यादातर अफसरान वो हैं जिनकी हमदर्दियां शुएब दस्तगीर के साथ थी और PSP चैप्टर में ये शुएब दस्तगीर को पंजाब में रोकने के लिए बहुत बड़े जो थे बड़े एक्टिव थे और ये तमाम जो अफसरान को इकट्ठा किया था। तो इन तमाम अफसरान का बड़ा रोल था कि PSP चैप्टर की जो मीटिंग थी उसमें 52 पुलिस अफसरान को यहाँ पे इकट्ठा करके IG शुएब दस्तगीर के हक में इन्होंने एक बाकायदा पूरा एक इजलास किया था और इसमें पंजाब गवर्नमेंट को और वफाकी गवर्नमेंट को फौरी फैसला करना पड़ा था। शुएब दस्तगीर को जो ही इजलास खत्म हुआ था तो उनको तब्दील कर दिया गया था और उनकी जगह पे इनाम गनी को तैनात किया गया था। तो मौजूदा हुकूमत की जानब से जो चीज़ें सामने आ रही हैं तो ये बड़ा वाज़ेह चीज़ें सामने होती जा रही हैं कि जो भी इनके खिलाफ जाएगा वो पंजाब में नौकरी नहीं करेगा, उसको या तो सरेंडर कर दिया जाएगा या वफाक में उसका तबादला कर दिया जाएगा। मौजूदा हुकूमत के खिलाफ जो भी जाएगा उसका तबादला कर दिया जाएगा वफाक में। बहुत शुक्रिया अली शाही, हमें आगाह कर रहे थे। साथ ही साथ कैसर खोखर साहब हमारे साथ मौजूद थे। और दूसरी जानिब IG पंजाब ने लाहौर के SSP इन्वेस्टिगेशन मुतअद्दिद SP समेत 24 अफसरान के तकर्रो तबादलों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। IG पंजाब इनाम गनी ने अब्दुल गफ्फार कैस्टानी को SSP इन्वेस्टिगेशन लाहौर तैनात कर दिया है। SP इन्वेस्टिगेशन लाहौर ज़ीशान असगर को CPO रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया है। गजम्फर अली शाह SP सदर लाहौर से AIG ऑपरेशंस जनूबी पंजाब तैनात किए गए हैं। सैयद असद मुजफ्फर को SP इन्वेस्टिगेशन मॉडल टाउन से AIG मॉनिटरिंग पंजाब, बिलाल कयूम को SP इन्वेस्टिगेशन मॉडल टाउन लाहौर तैनात कर दिया गया है। अब्दुल वहाब SP इन्वेस्टिगेशन अल्लामा इकबाल टाउन, हफीजुर रहमान को SP ऑपरेशन सदर लाहौर तैनात किया गया है। फहद अहमद को बटालियन कमांडर 5 पंजाब कांस्टेबलरी लाहौर, फराज अहमद को SP ऑपरेशन स्टडी लाहौर, हुमा नसीब को SP हेडक्वार्टर्स मुल्तान, जफर बुज़दार को CTO मुल्तान, इमरान किशोर को DPO कसूर तैनात कर दिया गया है। पंजाब हुकूमत ने डिप्टी कमिश्नर लाहौर दानिश अफजाल को तब्दील करके मुदस्सिर रियाज मलिक को DC लाहौर तैनात कर दिया है। पंजाब हुकूमत ने डिप्टी कमिश्नर लाहौर दानिश अफजाल को तब्दील करके मुदस्सिर रियाज मलिक हैं जिन्हें DC लाहौर तैनात कर दिया है। DMG के 33वें कॉमन से ताल्लुक रखने वाले मुदस्सिर रियाज मलिक कमिश्नर डेरा गाजी खान, मुल्तान और झंग के डिप्टी कमिश्नर भी रह चुके हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक दानिश अफजाल को MD पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज तैनात कर दिया गया है। और तब्दीली सरकार के लिए ज़िले इंतजामिया तजर्बागाह बन गई है। इस शहर में बड़े जिम्मेदारान के तबादलों का सिलसिला जारी है। तब्दीली सरकार ने 25 माह की मुद्दत में 5वां डिप्टी कमिश्नर तैनात किया है।
پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس کے گریڈ 19 کے مدثر ریاض ملک 5ویں ڈی سی لاہور تعینات کر دیے گئے۔ 2019 میں ڈی سی کیپٹن ریٹائرڈ انوار الحق کا تبادلہ کر کے صالح سعید کو ڈپٹی کمشنر لاہور تعینات کیا گیا۔ 7 ماہ بعد صالح سعید کا تبادلہ کر کے ڈی سی لاہور کا ایڈیشنل چارج اصغر جویا کو تفویض کیا گیا۔ اکتوبر 2019 میں پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس کے دانش افضال کو ڈپٹی کمشنر لاہور تعینات کیا گیا۔ 1 سال مکمل ہوتے ہی ڈی سی دانش افضال کو تبدیل کر کے مدثر ریاض ملک کو تعینات کر دیا گیا۔ تبدیلی سرکار کے 25 ماہ میں سب سے زیادہ 1 سال دانش افضال بطور ڈی سی لاہور تعینات رہے۔ ڈی سی لاہور دانش افضال کا تبادلہ کر کے ایم ڈی پنجاب سمال انڈسٹری تعینات کر دیا گیا، جبکہ ایم ڈی پنجاب سمال انڈسٹری مدثر ریاض ملک کو ڈی سی لاہور تعینات کر دیا گیا۔ کیمرامین ندیم احمد کے ساتھ راؤدل شاد حسین، سٹی 42 لاہور۔ برے صغیر پاک و ہند کی معروف روحانی شخصیت حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ کا 977واں سالانہ عرس کے تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ عرس کی 3 روزہ تقریبات کا آغاز آج رسم چادر پوشی سے ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار عرس کی تقریبات کا افتتاح کریں گے۔ کے لیے تمام انتظامات مکمل کر لیے ہیں۔ اس کی تقریبات کا آغاز کل 11 بجے رسم چادر پوشی سے ہوگا۔ تقریب کے مہمان خصوصی وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار ہوں گے۔ زائرین اور عقیدت مند بھی شریک ہوں گے۔ عقیدت مندوں کا کہنا ہے کہ داتا گنج بخش کے دربار پر حاضری سے بہت روحانی سکون ملتا ہے۔ سب کی مرادیں پوری کر دی ہیں، یہ شان ہے میرے داتا صاحب کی۔ جب بھی جو یہاں پر آیا ہے ذہنی قلبی سکون اس کو ملا ہے۔ داتا حضور کی یہ شان کام ہے کہ یہاں پر 24 گھنٹے رونق رہتی ہے، یہاں پر ہر وقت قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے، یہاں پر یہ دودھ کی لنگر کی سبیل ہے۔ ان کی شان یہ جانے یا اللہ جانے۔ رسم چادر پوشی کی تقریب کے دوران خواتین کا دربار میں داخلہ بند کر دیا جائے گا۔ عرس کی تقریبات کے دوران محافل حسن قرات و نعت، محفل سماعت کے ساتھ اذکار کے روحانی اجتماعات کا سلسلہ بھی جاری رہے گا۔ اس سے پہلے سوموار کی رات کو بھی محفل مشاعرہ و منقبت کا انعقاد کیا گیا۔ یہاں پہ مجھے فیض ہی ملا ہے، میں جب بھی آیا ہوں نا بس فیض کے تو فیض ہی آ رہا ہوں۔ بس اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کے سے بہت ملا ہے۔ الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ پاک نے مجھ پر اتنا کرم کیا ہے کہ ادھر جو ہے میری حاضری ہوئی ہے۔ میں سچی بات ہے کہ اس کے قابل نہیں ہوں، یہ ان کی کرم نظر ہے جس کی وجہ سے میں آج ادھر حاضر ہوا ہوں۔ عرس کی تقریبات کے دوران داتا دربار کے سامنے روایتی دودھ کی سبیل بھی لگائی جائے گی۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی کی جانب سے چیکنگ کے بعد دودھ زائرین اور عقیدت مندوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ عظیم صوفی بزرگ حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ کا 977واں عرس زائرین کو فل پروف سیکیورٹی فراہم کرنے کے لیے انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ ڈی آئی جی آپریشنز کا کہنا ہے کہ 2000 سے زائد پولیس افسران اور جوان سیکیورٹی کے فرائض سر انجام دیں گے۔ حضرت علی حجویری المعروف داتا صاحب کے 977ویں عرس کی تقریبات پولیس نے سیکیورٹی انتظامات مکمل کر لیے۔ 3 ایس پیز، 7 ڈی ایس پیز، 28 انسپیکٹر اور 228 سب انسپیکٹر ڈیوٹی پر مامور ہوں گے۔ زائرین کو 3 درجاتی چیکنگ میکانزم سے مکمل تلاشی کے بعد ہی احاطہ مزار میں داخل ہونے کی اجازت ہوگی۔ ڈی آئی جی آپریشن کا کہنا ہے کہ چیکنگ کے لیے واک تھرو گیٹس، میٹل ڈیٹیکٹر اور الیکٹرک بیریئر کا استعمال یقینی بنایا جائے گا۔ ڈپلائمنٹ مختلف شفٹس میں ہے، ایک تو پرماننٹ ڈپلائمنٹ ہے جو داتا حضور کے مکمل طور پہ لگی ہماری تقریباً 125 ہے، اس کے ایک انسپیکٹر انچارج ہوتے ہیں، ایک ڈی ایس پی جو پرماننٹ پورا سال چلتی رہتی ہے۔ اس کے علاوہ جو اسپیشل ڈپلائمنٹ ہے وہ بھی تقریباً ڈیلی اگر بات کریں تو ٹوٹل ملا کے تو یہ 6000 سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے، لیکن ہر دن زیادہ ہوگی اور 8 تاریخ کو بہت زیادہ ہوگی۔ داتا دربار اور بلند عمارتوں پر تعینات سنائپر اطراف کی نقل و حمل پر کڑی نظر رکھیں گے۔ دوسری جانب کرونا خطرہ ان کو ماسک پہننے اور سماجی فاصلے کے ایس او پیز پر عمل درآمد کی تاکید بھی کی گئی ہے۔ عرفان ملک، سٹی 42۔ چہلم حضرت امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے محکمہ داخلہ نے کنٹرول روم فعال کر دیا ہے۔ کنٹرول روم چہلم کے جلوسوں کی 24 گھنٹے مانیٹرنگ کرے گا۔ ایڈیشنل سیکرٹری محکمہ داخلہ کی زیر سربراہی کنٹرول روم قائم کیا گیا ہے۔ کنٹرول روم پولیس اور ڈی سی کے کنٹرول روم سے منسلک ہوگا۔ چہلم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں فول پروف سیکیورٹی انتظامات یقینی بنائے جا رہے ہیں تاکہ کسی ناخوشگوار واقعہ سے بچا جا سکے اور امن و امان برقرار رکھا جائے۔ میاں نواز شریف سمیت مسلم لیگ نون کی قیادت کے خلاف غداری کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ مقدمے کی درخواست شہری بدر رشید کی جانب سے دائر کی گئی۔ نواز شریف نے سی ای سی کے اجلاس میں ملک اور قومی اداروں کے خلاف اشتعال انگیز تقریر کی۔ درخواست گزار کا یہ موقف ہے۔ سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف اور شاہد خاقان عباسی سمیت مسلم لیگ نون کی قیادت کے خلاف غداری کا مقدمہ درج کروایا گیا۔ مقدمے کی درخواست شہری بدر رشید کی جانب سے دائر کی گئی۔
थाना शाहदरा में दर्ज FIR के मुताबिक नवाज शरीफ एक सजा याफ्ता मुजरम हैं। उन्हें हाई कोर्ट ने बैरूने मुल्क इलाज की गरज से मशरूत तौर पर बाहर जाने की इजाजत दी, मगर वो लंदन में इलाज कराने की बजाय नफरत अंगेज तकारीर कर रहे हैं। नवाज शरीफ पाकिस्तान को आलमी बरादरी में तनहा करने की भारतीय पॉलिसी पर अमल पैरा हैं। नवाज शरीफ ने CEC के इजलास में मुल्क और कौमी इदारों के खिलाफ इश्ताल अंगेज तकरीर की। नून लीग के दीगर रहनुमाओं ने तकरीर की तायद की। मुकदमे में मरियम नवाज, शाहिद हकान अब्बासी, अय्याज सादिक, इकबाल जफर झगड़ा, राजा जफरुल हक, एहसन इकबाल, परवेज रशीद, राना सनाउल्लाह, ख्वाजा आसिफ और शाइस्ता पुरद मलिक समेत 35 लीगी रहनुमाओं को नामजद किया गया है। नून लीगी रहनुमाओं की कायद मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ और दीगर के खिलाफ गद्दारी के मुकदमे की शदीद मजम्मत। लीगी रहनुमाओं का कहना है कि एटमी कुव्वत बनाने वाले पर गद्दारी का मुकदमा दर्ज करवाना अफसोसनाक है। मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के खिलाफ गद्दारी के मुकदमे का इंदराज। लीगी रहनुमाओं का कहना है कि जिस शख्स ने वतन अजीज को एटमी कुव्वत बनाया उस पर गद्दारी के मुकदमे का इंदराज अफसोसनाक है। मुल्क में सड़कों के जाल बिछाए, अगर नवाज शरीफ के ये लोग शक करते हैं तो फिर मुहिब्बे वतन कोई नहीं, सिर्फ एक ही लीडर है जो पाकिस्तान में है, उसका नाम है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। ये जो भी कर ले हम यूनाइटेड हैं और APC में सारी पार्टीज इकट्ठी होंगी। हमारा पहला जलसा मुस्लिम लीग नून का 16 अक्टूबर को है और हम जितना ये हमारे पे ज्यादती करेंगे हम और इकट्ठे होंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं का कहना है कि मियां नवाज शरीफ ने बतौर वजीर आजम मुल्क को अंधेरों से निकाला, अवामी खिदमत की सजा उन पर गद्दारी का मुकदमा डालकर दी जा रही है। जिसने इस मुल्क को सर्व किया उनको जेलों में डालना, अब वहाँ से उनका कलेजे में ठंडक नहीं पड़ी तो उन्होंने कहा चले एक और काम कर लेते हैं कि उनके खिलाफ गद्दारी का जो है मुकदमा कर दें। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को मुल्क को जो है ना वो तरक्की की राह पर गामजन करने की सजा है। कोई बात नहीं, हम तो मुहिब्बे वतन है, पाकिस्तानी है। जो शख्स मोटरवे बनाता है, एटमी धमाके करता है अपने दौरे हुकूमत में, उसमें अगर गद्दारी का मुकदमा बनाया गया तो मेरा ख्याल है बड़ी शर्म की बात है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं का कहना है कि वोट चोर, आइन, जमहूरियत और अवाम के मुजरिमों का गद्दारी का पर्चा दर्ज करना दरअसल उनके सियासी मुखालफिन की हुब्बुल वतनी का सबूत है। कैमरामैन इमरान सदीकी के साथ उमर असलम, सिटी 42। शहबाज शरीफ फैमिली के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस की समाअत हुई। अदालत ने सलमान शहबाज और नुसरत शहबाज की वारंट गिरफ्तारी दोबारा जारी कर दिए। शहबाज शरीफ का कहना था कि इमरान खान और शहजाद अकबर की इमा पर नैब हिरासत में तंग किया जा रहा है। साहब अदालत में आमदन से जायद असासाजात और मनी लॉन्ड्रिंग रेफर्स पर समाअत हुई। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को अदालत के रूबरू पेश किया गया। वजारत खारजा के नुमाइंदे सरफराज अहमद ने सलमान शहबाज, नुसरत शहबाज और राबिया के नोटिस वसूल की रिपोर्ट पेश की। अदालत को बताया गया कि मुलजमान के बैरून मुल्क पते पर नोटिस वसूल करने से इनकार कर दिया। शहबाज शरीफ ने अदालत को मुखातिब करते हुए कहा कि वो शिकायत करना चाहते हैं कि नैब हिरासत में इन्हें जमीन पर रखकर खाना दिया जाता है। नमाज के लिए कुर्सी का रुख तब्दील करने की सहूलत भी नहीं दी जा रही। शहबाज शरीफ का कहना था कि नैब ये सब कुछ इमरान खान और शहजाद अकबर की इमा पर कर रही है। अगर कमर की तकलीफ बढ़ी तो इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूंगा। इस पर नैब प्रोसिक्यूटर आसिम मुमताज ने कहा कि शहबाज शरीफ को सेल में नहीं डिस्पेंसरी में रखा गया है। नैब आजाद अदारा है, किसी के दबाव में नहीं। अदालत ने DG नैब को हुक्म दिया कि शहबाज शरीफ को कानून के मुताबिक तमाम सहूलियात फराहम की जाएं। अदालत ने नैब अहलकारों को मुखातिब करते हुए कहा कि आइंदा इन्हें इस किस्म की कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। एहतसाब अदालत के जज जवादुल हसन ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की हाजिरी के बाद समाअत 13 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। कैमरामैन इमरान सदीकी और सलमान अलवी के साथ शाहीन अतीक, सिटी 42। सदर मुस्लिम लीग नून मियां शहबाज शरीफ और अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज के एहतसाब अदालत पेशी हुई। लीगी रहनुमा और कारकुनान की बड़ी तादाद इजहारी यकजहती के लिए अदालत पहुंची। सदर मुस्लिम लीग नून मियां शहबाज शरीफ और अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज शरीफ को मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस की समाअत के लिए एहतसाब अदालत पेश किया गया। दोनों रहनुमाओं ने मियां नवाज शरीफ पर गद्दारी के मुकदमे की मजम्मत की। कहते हैं कि इमरान न्याजी सिर्फ इंतकाम के अलावा कुछ नहीं कर सकता। डेप्यूटी सेक्रेटरी जनरल मुस्लिम लीग नून अताउल्लाह तारड़ का कहना था कि शरीफ खानदान को सियासी इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया जा रहा है। ख्वाजा इमरान नजीर का कहना था कि हुकूमत शहबाज शरीफ से खौफजदा है। उन्होंने अदालत के सामने बयान किया कि 1 तारीख और 2 तारीख को उनको अजियत पहुंचाने के लिए उनसे नैब के सेल में जो बुनियादी इंसानी हकूक हैं वो डिनाई किए गए।
سارے کا سارا دھیان ہے وہ انہوں نے اس چیز کے اوپر لگایا ہوا ہے کہ جی کس طرح سے اپوزیشن کے جو لیڈران ہیں ان کو تنگ کرنا ہے، ان کو ٹائٹ کرنا ہے۔ اگر اس سے یہ آدھی محنت بھی اس ملک کے مسائل کو حل کرنے کی طرف لگا لینا تو یقیناً یہ جو سارے لوگ یہاں پہ کھڑے ہیں ان کی زندگیاں بہتر ہو جائیں گی۔ یہ دیکھ لیں، یہ چہرے آپ کو جو ہیں وہ ہر تاریخ پہ نظر آتے ہوں گے، یہ چہرے نہیں تھکیں گے، یہ حکمران تھک جائیں گے انشاءاللہ۔ نون لیگی رہنماؤں کا کہنا تھا کہ مسلم لیگ نون گرفتاریوں سے خوفزدہ ہونے والی نہیں۔ دونوں جیل میں ہیں، لیکن آپ نے دیکھا کہ جو فنکشن کیا گیا، احتجاج کیا گیا وہ قیادت کے بغیر ہوا ہے اور لاہوریے باہر نکلے ہیں۔ اس کا مطلب کارکنوں کا جذبہ جوش پہلے سے زیادہ ہے۔ لاہور تو جاگ گیا ہے اور اپنے جو ہمارے لیڈر ہیں میاں حمزہ صاحب ہیں، میاں شہباز صاحب ہیں، ان کے لیے تو یہ لوگ جو یہاں پر ہیں یہ اپنے خون کا ایک قطرہ تک بھی بہا دیں گے۔ لیگی رہنما کہتے ہیں کہ حکومت مکمل ناکام ہو چکی ہے، 2 سال میں سیاسی مخالفین کو گرفتار کرنے کے علاوہ کچھ نہیں کیا۔ مسلم لیگ نون کے رہنما کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کے خلاف غداری کا مقدمہ درج کرنے کا یہ معاملہ ہے۔ کیپٹن ریٹائرڈ محمد صفدر نے حفاظتی عبوری ضمانت کے لیے ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا ہے۔ عدالت نے حفاظتی عبوری ضمانت 10 اکتوبر تک منظور کر لی ہے۔ جسٹس اسجد جاوید گھرال نے کیپٹن ریٹائرڈ محمد صفدر کی اعتراضی درخواست پر سماعت کی۔ کیپٹن صفدر اپنے وکیل سید فرحاد علی شاہ سمیت دیگر وکلا کے ہمراہ عدالت میں پیش ہوئے۔ جسٹس اسجد جاوید گھرال نے وکیل سے استفسار کیا، کیا اس کیس میں مقدمے کی مصدقہ نقل موجود ہے؟ سید فرحاد علی شاہ ایڈوکیٹ نے جواب دیا، پولیس والے مقدمے کی مصدقہ نقل نہیں دے رہے۔ سید فرحاد علی شاہ ایڈوکیٹ نے موقف اختیار کیا کہ سیاسی بنیادوں پر غداری کا مقدمہ درج کیا گیا۔ گجرانوالہ میں کل مسلم لیگ نون اور اپوزیشن جماعتوں کا جلسہ ہو رہا ہے۔ متعلقہ پولیس عدالت سے رجوع کرنے سے قبل پولیس گرفتار کرنا چاہتی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت ایوان وزیر اعلیٰ میں اعلیٰ سطحی اجلاس ہوا۔ شعبہ زراعت کی ترقی کے لیے اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔ سردار عثمان بزدار نے کہا کہ زرعی شعبہ معیشت کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ زرعی شعبے میں بہت زیادہ پوٹینشل ہے، زراعت کی ترقی کے لیے جو کچھ ہو سکا کریں گے۔ وزیر اعلیٰ کی زرعی شعبے کے فروغ کے لیے خصوصی کمیٹی تشکیل دینے کی ہدایت، کہا خصوصی کمیٹی 10 روز میں جامع پلان مرتب کر کے پیش کرے۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے کہا کہ زرعی شعبے کی ترقی جدید ٹیکنالوجی سے منسلک ہے۔ جدید زرعی ٹیکنالوجی اپنا وقت کی ضرورت ہے۔ زرعی ریسرچ کے شعبے کو جدید قاعدوں سے ہم آہنگ کر کے ہی نئے چیلنجز سے نبرد آزما ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کمیٹی کی جانب سے پیش کیے جانے والے جامع روڈ میپ کی روشنی میں فیصلے کیے جائیں گے۔ پنجاب زرعی صوبہ ہے، زراعت کی ترقی سے معیشت مضبوط ہوگی، کسان خوشحال ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ایجاد کو زراعت کے فروغ کے لیے تشکیل کردہ خصوصی کمیٹی کا ممبر نامزد کر دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی ہدایت پر زراعت کے شعبے میں فروغ کے لیے خصوصی کمیٹی تشکیل دی گئی ہے، جو اپنی سفارشات آئندہ 10 روز میں مرتب کر کے ایوان وزیر اعلیٰ کو پیش کرے گی۔ وزیر زراعت کی سربراہی میں تشکیل کردہ مذکورہ کمیٹی میں گروپ لیڈر ایپٹما گوہر اعجاز کو ممبر نامزد کیا گیا ہے، جبکہ دیگر ممبران میں تمام سٹیک ہولڈرز شامل ہیں۔ اوقاف اور مذہبی امور پنجاب پیر سید الحسن کی داتا دربار آمد ہوئی۔ صوبائی وزیر اوقاف اور مذہبی امور نے داتا دربار عرس انتظامات کا جائزہ لیا اور عرس انتظامات پر اطمینان کا اظہار کیا۔ جمال الدین جمالی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے۔ جی جمال الدین جمالی۔ جی آج داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے جو عرس کی تقریبات جو ہے 3 روزہ شروع ہو رہی ہیں۔ صوبائی وزیر اوقاف و مذہبی امور پیر سعید الحسن جو ہے انہوں نے انتظامات کا حتمی جائزہ لینے کے لیے یہاں کا دورہ کیا ہے داتا دربار کا۔ ان سے ہم بات کرتے ہیں کہ انتظامات جو ہے آج جو عرس کی تقریبات 3 روزہ شروع ہو رہی ہیں وہ کیا کیا ہیں۔ تو حضور آپ کیا بتائیں گے کہ کیسے انتظامات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کیا ایو الاسلام خیر، کہ یا رسول اللہ اسلام میں سب سے بہترین کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَتُطْعِمُ الطَّعَامَ وَتَقْرَؤُ السَّلَامَ إِن تَعْرِفْ أَوْ إِن لَّمْ تَعْرِفْ، کہ کھانا کھلاؤ جاننے والوں کو بھی اور نہ جاننے والوں کو بھی، یہی اسلام میں سب سے بہترین ہے۔
इसका जो मुजाहरा है ना वो यहाँ नज़र आता है। मतलब खूब लंगर होगा? जी बहुत लंगर होता है यहाँ तो। महकमा की तरफ से 1 करोड़ के लंगर के साथ अगर 10 करोड़ का भी खर्च करना पड़ा तो बिल्कुल रेडी है। उसके अलावा जो अकीदतमंद हैं वो भी खाना बना के लाते हैं अपने अपने, एक वो भी कैंप लगे हुए हैं, लोगों ने अपना अपना किया हुआ है। लेकिन महकमा इस बारे में इंशाल्लाह बिल्कुल सिक्योरिटी के इंतजामात का आप खुद जायजा लेंगे? जी जी बिल्कुल, मैं खुद निगरानी करूँगा पूरे इंशाल्लाह। ये जो 2-3 दिन का उर्स है, आपको पता है ये किस हस्ती का उर्स है, जो जनूबी एशिया की और इस खित्ते की जो इस्लाम की रोशनी से मुनव्वर करने वाले हज़रत दाता गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह के, जिनके दम कदम से यहाँ इस्लाम का दौरा हुआ और इस्लाम फैला, मोहब्बत फैली, अमन फैला। ये सूफिया कराम की तलीमात आप समझते हैं कि वो इतनी पुरअसर होती हैं कि मुस्लिम तो मुस्लिम रहे, गैर मुस्लिम भी 900 साल के बाद यहाँ आते हैं। वो क्या अट्रैक्शन है उनकी तालीमात में, उनकी कैसी मोहब्बत है जिसके असरात 900 साल भी बाद भी आप बढ़कर देख रहे हैं। जो कल वाला दिन है वो उससे ज़्यादा मोहब्बत होगी। अच्छा, कल जो है सीएम पंजाब जो है 11 बजे इफ्तिताह करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। इंटरमीडिएट के लाखों तलबा के लिए अच्छी खबर है। महकमा हायर एजुकेशन का मैट्रिक की तर्ज पर इंटरमीडिएट का सिलेबस मुख्तसर करने का फैसला सामने आया है। इंटरमीडिएट के स्मार्ट सिलेबस के लिए टेक्स्ट बुक बोर्ड को हिदायत भी जारी कर दी गई हैं। कोरोना वायरस के बायस क्लासेस ताखीर का शिकार होने से इंटरमीडिएट के लाखों तलबा बेचैनी का शिकार हैं। इस सूरत हाल को देखते हुए महकमा हायर एजुकेशन ने इंटरमीडिएट का सिलेबस मुख्तसर करने का फैसला किया है। इंटरमीडिएट के स्मार्ट सिलेबस की तैयारी के लिए टेक्स्ट बुक बोर्ड को हिदायत जारी कर दी गई है। इस मकसद के लिए MD टेक्स्ट बुक बोर्ड की सरबराही में कमेटी कायम कर दी गई है। कमेटी सिलेबस मुख्तसर करने के फार्मूले का तयन करके सिफारिशात पंजाब हुकूमत को पेश करेगी। एक तरफ तो शहर में आटे के 20 किलो थैले की किल्लत खत्म नहीं हो सकी है, तो दूसरी तरफ गंदम आटा चक्की मालिकान ने चक्की आटे की कीमत में 2 रुपए फी किलो का इजाफा कर दिया है। महंगाई से सताई आवाम के लिए एक और बुरी खबर। लाहौर आटा चक्की ओनर्स एसोसिएशन ने चक्की आटे की कीमत में 2 रुपए फी किलो का इजाफा कर दिया। चक्की आटे की कीमत 78 रुपए फी किलो मुकर्रर कर दी गई। शहरियों का कहना है कि हुकूमत की जानिब से आवाम को रिलीफ देने के सिर्फ दावे किए जाते हैं। एक तरफ शहर में आटे की किल्लत है तो दूसरी तरफ आटा चक्की मालकान मनमानी करते हुए चक्की आटे की कीमत में इजाफा कर रहे हैं, जिसके बायस 2 वक्त की रोटी भी आम आदमी की पहुँच से दूर होती जा रही है। मजदूर तबका जो था वो पिस रहा है, उसकी सुनवाई किसी जगह पे भी नहीं है। इस हुकूमत के आने से पहले ये आटे का थैला था 700 रुपये का, जो आज 1300 रुपये का मिल रहा है। चीनी 55 रुपये किलो थी, जो आज 105 रुपये किलो मिल रही है। 65 रुपये पेट्रोल था, जो आज 105 रुपये का पहुंच चुका है। आवाम इतनी परेशान हो चुकी है कि आवाम बाहर निकलने के लिए तैयार है। दूसरी तरफ आटा चक्की मालकान का कहना है कि गल्ला मंडियों में गंदम की कीमत 2500 से 2600 रुपए फी मन तक जा पहुंची है, जिसके बायस आटे की कीमत में इजाफा किया जा रहा है। अगर गंदम की कीमत को कंट्रोल ना किया गया तो चक्की आटे की कीमत में मजीद इजाफा हो जाएगा। गंदम बहुत महंगी हो गई है, गंदम में कंट्रोल नहीं है, घंटे बाद रेट ज़्यादा होता है। गंदम में कंट्रोल होगा तो आटा सस्ता होगा। आज गंदम 2600 रुपये मन है। शहरियों का कहना है कि हुकूमत इन्हें सस्ते दामों आटे की फराहमी यकीनी बनाए। कैमरामैन अली हसन के साथ हसन अली, सिटी 42। महंगाई का जिन काबू करने के लिए शहर के 53 मजिस्ट्रेट्स का मोबाइल PITB में रजिस्टर करवाने का फैसला। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट रोजाना कहां गए, कितनी कार्रवाइयां की और कितने जुर्माने किए, सब कुछ बताने के पाबंद होंगे। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की नकलो हरकत पर PITB मॉनिटरिंग करके DC पोर्टल पर लोड किया जाएगा। सीनियर एडमिन ऑफिसर शाहिद महबूब ने प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की मीटिंग में तमाम मजिस्ट्रेट्स को साफ साफ बता दिया। तहसील सिटी में 3351 इंस्पेक्शन हुई, 359 खिलाफ वर्जियां, जबकि 355 चलान और 3 FIRs और 4 अफराद को गिरफ्तार किया गया, जबकि 5,17,200 रुपए जुर्माना किया गया। सीनियर एडमिन ऑफिसर शाहिद महबूब ने बताया कि तहसील कैंट में 1,240 इंस्पेक्शन में से 359 खिलाफ वर्जियां पाई गयी, 355 चलान, 3 FIRs, 4 अफराद गिरफ्तार, जबकि 1,55,500 जुर्माने किए गए। तहसील मॉडल टाउन में 2,600 इंस्पेक्शन हुई, 107 खिलाफ वर्जियां, 107
चालान 2,66,800 रुपए के जुर्माने आयद किए गए। तहसील रायगढ़ में 2,226 इंस्पेक्शंस की गई, 155 खिलाफ वर्जियां, 155 चालान जबकि 1,68,500 रुपए के जुर्माने किए गए। तहसील शालीमार में 1,304 इंस्पेक्शंस हुई, 132 खिलाफ वर्जियां, 127 चालान किए गए जबकि 1,30,500 के जुर्माने गिरां फरोशों को किए गए। नए सिस्टम के तहत रोजाना मॉनिटरिंग को सख्त किया जाएगा और तमाम मजिस्ट्रेट्स रोजाना की कारकर्दगी रिपोर्ट्स जमा करवाने के पाबंद होंगे। कैमरामैन नदीम अहमद के साथ राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42 लाहौर। जबकि लाहौर में 10 नई पनाहगाहों के क़याम के हवाले से अहम पेशरफ्त हुई है। पंजाब हुकूमत ने सप्लीमेंट्री ग्रांट की मद में 5 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की हिदायत पर पंजाब हुकूमत ने लाहौर में 10 नई पनाहगाहें बनाने पर काम शुरू कर दिया है, जिसके लिए जिला इंतजामिया को मौजूद जगह तलाश करने की हिदायत कर दी गई है। ज़राए के मुताबिक पंजाब हुकूमत ने पनाहगाहों के लिए 5 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। सालाना तरक्याती प्रोग्राम में सूबा शामिल न होने के बाद सप्लीमेंट्री ग्रांट की मद में फंड जारी किए गए हैं। पूरा फंड से पनाहगाहों के रोजमर्रा अखराजात किए जाएंगे, जिनमें पनाहगाहों का किराया, स्टेशनरी और यूटिलिटी बिल समेत दीगर अखराजात शामिल हैं। नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी माली बहरान का शिकार हो गई। लेस्को को पेंशन की मद में 1 अरब 60 करोड़ रुपए की अदायगी नहीं की जा सकी। एनटीडीसी से रिटायर्ड होने वाले मुलाजमीन को पेंशन की अदायगी के लिए फंड्स का इजरा न हो सका। लेस्को ने एनटीडीसी के 2600 मुलाजमीन की पेंशन की अदायगी करना होती है। फंड्स का इजरा न होने की वजह से लेस्को ने 5 रोज तक रिटायर्ड होने वाले मुलाजमीन की पेंशन रोके रखी। लेस्को हर माह एनटीडीसी के रिटायर्ड मुलाजमीन को 12 करोड़ रुपए की पेंशन अदा करती है, लेकिन रवामा पेंशन का इजरा रोक दिया गया था। 5 रोज तक पेंशन की अदायगी रोकने पर एनटीडीसी ने लेस्को को 300 मिलियन की अदायगी की। फंड्स का इजरा होने पर लेस्को ने बुजुर्ग पेंशनर्स को पेंशन की अदायगी कर दी। पंजाब हुकूमत का ई बिल्डिंग प्लान प्रोजेक्ट भी प्लानिंग अफसरान की रवायती सुस्ती की नजर होने लगा है। ई बिल्डिंग प्लान 1 विंडो ऑपरेशन की 2 माह की रिपोर्ट ने अफसरान की कारकर्दगी की कली खोल दी है। शहर में गैर कानूनी तामीरात की रोकथाम के लिए ई बिल्डिंग प्लान प्रोजेक्ट मुतारफ कराया गया, ताहम गैर कानूनी तामीरात धड़ल्ले से जारी हैं। डेवलपमेंट अथॉरिटीज को 2 माह में 400 बिल्डिंग प्लान मौसूल हुए, लेकिन एक भी बिल्डिंग प्लान मंजूर ना हो सका। जबकि मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन को 391 रिहायशी व कमर्शियल बिल्डिंग प्लान मौसूल हुए, जिसमें से सिर्फ 45 की मंजूरी दी गई। पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी को अराजी के इस्तेमाल को तब्दील करने की एक दरख्वास्त आई, जो इल्तवा का शिकार है। डेवलपमेंट अथॉरिटीज को कम्प्लीशन सर्टिफिकेट्स की 40 दरख्वास्तें, रिहायशी बिल्डिंग प्लान की 35, प्राइवेट रिहायशी स्कीम की मंजूरी की 114, रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स हाउसिंग स्कीम की 6, जबकि कमर्शियल अपार्टमेंट्स हाउसिंग की 2 और स्विक सेंटर प्लॉट की 1 दरख्वास्त मौसूल हुई, ताहम एक भी दरख्वास्त मंजूर न हो सकी। मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन को रिहायशी बिल्डिंग प्लान की 320 दरख्वास्तें मौसूल हुई, सिर्फ 44 बिल्डिंग प्लान की मंजूरी दी गई। इसी तरह कमर्शियल प्लान की 48 दरख्वास्तें मौसूल हुई, जिनमें से सिर्फ 1 कमर्शियल बिल्डिंग प्लान मंजूर हो सका, जबकि फार्म हाउसेस की 3 दरख्वास्तें इल्तवा का शिकार हैं। मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन को अराजी के इस्तेमाल की तब्दीली की 19, जबकि अप्रूवल ऑफ लैंड सब डिवीजन की 1 दरख्वास्त मौसूल हुई, जो इल्तवा का शिकार है। चीफ कारपोरेशन ऑफिसर प्लानिंग चौधरी अशरफ कहते हैं, ई बिल्डिंग प्लान के जरिए शहरियों को बेहतरीन सहूलियात दी जा रही हैं। रोजाना शहरियों की दरख्वास्तों में हायल मसाइल का अजाला किया जा रहा है। एक तरफ ई बिल्डिंग प्लान प्रोजेक्ट को सूबा भर में नाफिज करने की तैयारी की जा रही है, तो दूसरी जानिब अफसरान की रवायती सुस्ती ई बिल्डिंग प्लान को फाल करने में रुकावट बन रही है। राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42। अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे दाता दरबार जामे मस्जिद, जहां पर महफिल मनकबत के बाद दुआ जारी है। पाकीज़ा महफिल में हुजूर दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह तआला अलैह के दर अक़दस पे हाज़िरी को कबूल फरमा। या अल्लाह पाक, जिन शुआरा ने अपना दाता हुजूर की बारगाह में शायरी की सूरत में नजराना अकीदत पेश किया, या अल्लाह पाक इनके इस नजराना अकीदत को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। मौला करीम नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आब दहन की बरकत से तमाम बीमारों को शिफा अता फरमा। हाजरीन में जो बीमार हैं, अस्पतालों में, घरों में बीमार हैं, हमारे एक जैदी साहब उनकी अहलिया बीमार है, मौला करीम उनको सेहत कामिल अता फरमा। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के वसीला जलीला से तमाम बे औलादों को नेक औलाद अता फरमा। जो साहिब औलाद है मेरे अल्लाह, उनकी औलाद को नेक और साले फरमा। जो बच्चे बच्चियाँ मुनासिब रिश्तों के ना होने की वजह से घरों में बैठे हैं, बेहतर असबाब पैदा फरमा। मौला करीम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीला जलीला से हम सबको नमाज 5 गाना बाजमात अदा करने की तौफीक अता फरमा। हम सबको दीन और दुनिया की बेहतरी नसीब फरमा। हुज़ूर सय्यद फैज़ आलम हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह तआला अलैह के रूहानी फ़यूज़ व बरक़ात से हम सबको माला माल फरमा।
آپ کی تعلیمات پر ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم اس پروگرام کو سجانے میں جن دوستوں نے کسی بھی طرح جو ہے وہ تعاون کیا ہے، دام میں، درم میں، قدم میں، سخن، مولا کریم سب کے علم و عرفان کے اندر برکت پیدا فرما۔ خاص طور پر محترم راجہ رشید صاحب، ان کو صحت اور عافیت اور لمبی زندگی عطا فرما۔ مولا کریم اس سلسلے کو ہمیشہ جاری و ساری فرما، سب کے دلوں کے اندر جو نیک آرزو سب کو پورا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا داتا دربار جامع مسجد میں محفل منقبت کے بعد دعا کا اہتمام کیا گیا، جو کہ آپ نے براہ راست ملاحظہ کی۔ آگے بڑھتے ہیں۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو کا استعمال شدہ گاڑیوں کی فروخت سے حاصل ہونے والے منافع پر کار ڈیلرز کو 17% ٹیکس عائد کرنے کا فیصلہ سامنے آیا ہے۔ کار ڈیلرز نے اظہار تشویش کیا ہے، کہتے ہیں کہ لائن کا کاروبار پہلے ہی تباہی کے دہانے پر ہے اور ٹیکس سے مکمل تباہ ہو جائے گا۔ وفاقی حکومت کی ہدایت کے بعد فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے کار ڈیلرز پر نیا سیلز ٹیکس عائد کرنے کی تیاری کر لی۔ نیا سیلز ٹیکس کار ڈیلرز کو استعمال شدہ گاڑی فروخت کر کے حاصل ہونے والے منافع پر ادا کرنا ہوگا، جس کی شرح 17% رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ نئے سیلز ٹیکس کے خلاف کار ڈیلرز نے تشویش کا اظہار کیا ہے۔ لاہور کار ڈیلرز فیڈریشن کے صدر شہزادہ سلیم خان کا کہنا ہے کہ حکومت کی غلط پالیسیوں کے باعث پہلے ہی کار لائن کا کاروبار تباہ ہو چکا ہے، اب رہی صحیح کسر نئے لگائے جانے والے ٹیکس پوری کر دیں گے۔ لاہور کار ڈیلرز فیڈریشن کا ہنگامی اجلاس طلب کر لیا ہے، جس میں کار لائن سے متعلق حکومتی پالیسیوں کے خلاف آئندہ کا لائحہ عمل تیار کیا جائے گا۔ ہم لوگوں نے کل لاہور کار ڈیلر فیڈریشن کی میٹنگ بلائی ہوئی ہے، جس میں لاہور کے تمام مارکیٹوں کے صدور اور عہدیداران تشریف لائیں گے، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ پنجاب پورے سے تمام ڈیلرز کے جو ایسوسیشنز ہیں ان کو مدعو کیا جا سکے۔ تو یہ کر کے پھر اس کے بعد مشاورت کے ساتھ ہم ایک پہلے پریس کانفرنس کریں گے، اس میں حکومت کو ہم ٹائم دیں گے کہ اتنے ٹائم کے اندر اگر آپ یہ ٹیکس اپنا واپس لے لیتے ہیں تو ٹھیک ہے، اور ہم لوگوں کو اپنے بچوں کی روٹی کمانے دیں، ہمیں تنگ نہ کیا جائے، اور اگر نہیں کریں گے ایسا وہ تو ٹھیک ہے، پھر ہم تو ویسے ہی مرے ہوئے ہیں، پھر ویسے ہی صحیح۔ کار ڈیلرز کا کہنا ہے کہ کار لائن سے کروڑوں لوگوں کا روزگار وابستہ ہے۔ حکومت اس شعبے میں نئے ٹیکس لگانے کی بجائے ایسے اقدامات کرے کہ جن سے تباہ ہوتا کار لائن کا کاروبار دوبارہ سے سنبھل سکے۔ گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ اچھے لوگ لے کے آئیں جو نیچے جا کے دیکھیں کہ یہ ٹیکس لگنا چاہیے، اس کے لگنے کے بعد کیا تاثرات ہوں گے، پھر ٹیکس پہلے بھی بہت ہیں، گاڑیوں پہ بڑے ٹیکس ہیں، اتنے ٹیکس ہیں کہ بندہ سوچنے 100 کے حساب سے گاڑی پہ ٹیکس ہے، راہ چلتے ٹیکس ہے، پیٹرول پہ ٹیکس ہے، انکم ٹیکس ہے، سیل ٹیکس ہے، ٹوکن ٹیکس ہے، ڈرائیور کا ہر چیز پہ گاڑی پہ اتنا ٹیکس ہے کہ بندہ سوچ نہیں سکتے۔ کار ڈیلرز کا کہنا ہے کہ حکومت کی جانب سے نیا عائد کیا جانے والا سیلز ٹیکس ختم کرنے کے ساتھ ساتھ استعمال شدہ گاڑیوں کی ادائیگیاں بینکوں کے ذریعے کرنے کے فیصلے کو بھی واپس لیا جائے۔ کیمرامین علی حسن کے ساتھ حسن علی، سٹی 42۔ کورونا کے بعد تو کم ہو چکے ہیں، لیکن شہر میں کاروباری سرگرمیاں تاحال متاثر ہیں۔ کورونا سے متاثر پنجاب کی سب سے بڑی سگیاں پھول منڈی کو پچھلے 8 ماہ سے خسارے کا سامنا ہے۔ کورونا کے باعث تمام کاروبار بری طرح متاثر ہوئے۔ پنجاب کی سب سے بڑی سگیاں پھول منڈی میں بھی پچھلے 8 ماہ سے مندی کا رجحان ہے۔ سگیاں پھول منڈی کے تاجروں کا کہنا ہے کہ وہ روزانہ پھولوں کی منڈی لگاتے ہیں، لیکن خریدار نہ ہونے کی وجہ سے انہیں مشکلات کا سامنا ہے۔ کھیتوں سے منڈی لائے جانے والے پھول پڑے پڑے خراب ہو جاتے ہیں۔ پیسے نہیں ہیں، لوگ کو کاروبار نہیں ہے، کاروبار ہوگا تو لوگ پھول خریدیں گے، پھول استعمال کریں گے۔ بزنس نیچے جا رہا ہے، پھولوں والا کا کوئی نام ہی نہیں ہے۔ تاجروں نے مزید بتایا کہ 8 ماہ سے کاروبار نہ ہونے کے برابر ہے۔ کورونا کے باعث عید الفطر، عید الاضحیٰ، محرم الحرام کے دوران سیل میں ریکارڈ کمی واقع ہوئی ہے۔ اب چیلم حضرت امام حسین علیہ السلام سمیت ماہ ربیع الاول میں محافل نعت اور موسم سرما کے دوران شادی بیاہ کی تقریبات میں کاروبار مستحکم ہونے کی توقع ہے۔ حکومت سے اپیل ہے کہ پھولوں کی تجارت سے وابستہ کاروباری افراد کی داد رسی کی جائے۔ کیمرامین رانا ایاز کے ساتھ نبیل ملک، سٹی 42۔ بیلجیم سفارت خانے کی ڈپٹی سفیر اور فرسٹ سیکریٹری سلون ویرنی کی جوہانہ باد آمد، وفد لاہوریوں کی مہمان نوازی کا دل دادا۔ بیلجیم سفارت خانہ کے وفد نے ہیومن فرینڈز آرگنائزیشن کے سی او ساجد کرسٹوفر کے دفتر کا دورہ کیا۔ دورے کے دوران بیلجیم کے وفد نے کل مسالک علماء بورڈ کے چیئرمین مولانا محمد عاصم مختوم کی زیر قیادت علماء وفد سے ملاقات بھی کی۔ بیلجیم سفارت خانہ کے فرسٹ سیکرٹری سلوین وینیری کا کہنا تھا کہ بیلجیم حکومت کے لیے مذہب کی آزادی سب سے اہم ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ایسے ہر کام کی مکمل حمایت کرتے ہیں جس میں بین المذاہب کا مکالمہ ہو۔ اس موقع پر ڈپٹی سفیر فیبین ڈوسی نے کہا کہ لاہوریوں کی مہمان نوازی سے بے حد خوش ہوئی، لاہور کی عوام کی شکر گزار۔ Well, hospitality
here was perfect. We would like to thank Mr. Cedric Christopher from HFO and for gathering all these leaders, religious leaders, to explain us more about the interfaith harmony in the country. I would like to thank everybody for this very nice meeting. Thank you so much. कुल मसालिक उलमा बोर्ड के सरबराह मौलाना आसिम मखदूम ने कहा कि सिफारतकारों के साथ मुलाकात में तमाम मसालिक के उलमा शामिल हैं। पैगाम सिर्फ अमन का फरोग है, जिसके लिए हर फोरम तक आवाज पहुंचाएंगे। इस मौका पर ह्यूमन फ्रेंड्स ऑर्गेनाइजेशन के CEO साजिद क्रिस्टोफर ने कहा कि तमाम सफारत खानों से राब्ते में रहता हूँ, कोशिश है अमन के फरोग में अपना भरपूर किरदार अदा करूँ। मुस्बत चेहरा जो है वो पेश करना चाहते हैं, इसलिए मैं मुख्तलिफ सफारत खानों के साथ राब्ते में होता हूँ और उनके साथ हम उलमा इकराम की और दीगर रहनुमाओं की मीटिंग्स का भी अरेंज करते हैं ताकि पाकिस्तान में के बारे में पाई जाने वाली गलत फहमियों को भी दूर कर सकें। ये जो बेल्जियम का वफ़द आया है बड़ी खुशाइन बात है कि इन्होंने कहा है कि हम आपके मुल्क के साथ, आपकी गवर्नमेंट के साथ बैनुल मज़ाहिब रवादारी के फ़रोग़ के लिए ताउन करेंगे। हमारा भी इनके साथ ताउन जारी रहेगा। वफ्द में हाफिज काजिम रजा नकवी, सैयद महमूद गजनवी, कासिम अली कासमी, डॉक्टर बदर मुनीर और सुहेल शहजाद शरीक थे। कैमरामैन अब्बास भट्ट के हमरा, साउथ बट, लाहौर। बाबर भट्ट ग्रुप और नूरा कश्मीरी ग्रुप के दरमियान देरीना दुश्मनी के खात्मे पर तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब का इनेकाद शाहपुर कांचरा के करीब निजी हाउसिंग सोसाइटी में वाक़ डॉक्टर खालिद के फार्म हाउस पर किया गया। तकरीब का एहतमाम डॉक्टर खालिद, लाहौर केबल ऑपरेटर एसोसिएशन के सदर चौधरी सजाद, मलिक केबल नेटवर्क के CEO मलिक मून और इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हाफिज राशिद हामिद की जानिब से किया गया। तकरीब में पीपल्स पार्टी के रहनुमा कैसर भट्ट, हाजी मुजाहिद भट्टी शाहपुरिया, चौधरी जाहिद, चौधरी आबिद, इनामुल्लाह भट्ट, हाजी सुल्तान, मलिक मुजाहिद चौधरी और दीगर दोस्त अहबाब ने शिरकत की। तकरीब में दोस्त अहबाब की जानिब से दुआए खैर करवाई गई। इस मौका पर कैसर भट्ट का कहना था कि देरीना दुश्मनी के बाद नतीजा ये निकला कि पुरअमन रहना चाहिए और इस सुलह से लाहौर और इलाके के खुश हुए हैं। तमाम जितने दुश्मनदार लोग हैं, एक बार हम उन सब को बोलेंगे कि अपनी अपनी बैकग्राउंड पे नज़र दौड़ाएं और अपने आने वाले बच्चे जो हैं इनका मुस्तकबिल या इनके बारे में सोचें। ये एक अना होती है इंसान के अंदर, वो जब इसको सोचता है तो वो ख़त्म भी हो जाती है ना। तो कोशिश करनी चाहिए। कुछ चंद लोग ऐसे हैं जो नासूर हैं इस माशरे में, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला उनको हिदायत देगा और मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। दोस्त अहबाब ने कहा कि हमें खुशी है कि कैसर भट्ट और इसरार भट्ट ने दुश्मनी ख़त्म की और सुलह की। लाहौर के एक इलाके में पुरसकून जो फ़ज़ा है वो कायम हुई है, इससे हालात भी बेहतर होंगे और कारोबारी जो मामलात हैं वो भी इंशाअल्लाह ताला वो बहुत हद तक बेहतर हो जाएंगे। कैसर भट्ट साहब ने और इसरार भट्ट साहब ने जो कदम उठाया है मतलब ये सुलह की तरफ, इसमें एक तो पूरे लाहौर की और दूसरा जो दूसरे दुश्मनदार लोग हैं उनको एक बड़ा अच्छा मैसेज गया है। लाहौर में नस्लों से चली आने वाली देरीना दुश्मनी के खात्मे पर लाहौर केबल नेटवर्क एसोसिएशन ने खुशी का इजहार किया और दोस्त अहबाब का शुक्रिया अदा किया। कैमरामैन फरहान अंसारी के साथ मोहम्मद अली रजा, सिटी 42। इंटरनेशनल कबड्डी खिलाड़ियों ने दरबार हाजी शाह सलीम का दौरा किया, उर्स मुबारक में शिरकत की। रुकने सूबाई असम्बली मलिक नदीम अब्बास बारा ने खिलाड़ियों की दस्तारबंदी की। मेंबर सूबाई असम्बली मलिक नदीम अब्बास बारा ने कबड्डी मैच खेलने के लिए आने वाले इंटरनेशनल प्लेयर्स का दरबार बाबा हाजी शाह सलीम के उर्स पर इस्तकबाल किया। इस मौके पर मलिक खलील अहमद बारा की जानिब से मेहमानों की दस्तारबंदी करवाई गई। इस मौके पर मलिक नदीम अब्बास बारा ने कबड्डी मैच खेलने वाले तमाम खिलाड़ियों और कप्तान मलिक बिनियामीन और राना अली शान को खुश आमदीद कहा। इस मौके पर मलिक शबीर खोकर, मलिक हाजी ख्वास जमशेद, मलिक खलील आमिर, मलिक आबिद बारा, मलिक उस्मान बारा, हुमायूं बारा, मलिक शौकत खोकर, मलिक यासिर के अलावा हजारों अफराद भी शरीक थे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।